देखो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कल भी हमने पढ़ा था और थोड़ा सा और आज देख लो। मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर पे क्यू चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे चार्ज, मतलब पूरे स्फीयर पे जो चार्ज फैला हुआ है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ 2 से, एंड दिस इज दियर सेंटर, और स्फीयर के लिए हमने इस तरह से बना दी कि हाँ ये फीलिंग आ जाती है कि स्फीयर है ना, दिस इज द स्फीयर, ठीक है। चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी हियर, अगर हम चार्ज डेंसिटी देखें तो चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, फार्मूला क्या रहेगा चार्ज डेंसिटी का, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू। क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए आपने टोटल चार्ज को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो फिर हम को किस तरह से नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उस रूल के अकॉर्डिंग हमको चार्ज डेंसिटी का फंक्शन लिखना पड़ता या क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, समझ गया कि नहीं। यूनिफॉर्म है तो ये डायरेक्ट पता चल गया आपको। तो ये वैल्यू कैसी यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी ये भी कैसी है, कांस्टेंट है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे यहाँ पर इतनी एक छोटा स्फीयर ले लूं मैं यहाँ पे अंदर, है ना, इस छोटे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है ये अगर निकालना है, दोनों के सेंटर सेम है, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस भी आर है और छोटे वाले स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है, अंदर जो स्फीयर हमने इमेजिन किया, तो ये अंदर वाले स्फीयर पे कितना टोटल चार्ज है ये कैसे निकालोगे बेटा, अंदर वाले स्फीयर पे टोटल कितना चार्ज है कैसे निकालोगे, थोड़ा सोच के बताओ कैसे निकालोगे कि इस अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है। चार्ज कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या करोगे बताओ, क्या कैसे निकालोगे कि भाई ये अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल आर तो बड़े वाले की रेडियस है, यहाँ पे पूरे अंदर तक फैला हुआ, क्या करोगे अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है कैसे निकालोगे। सर डेंसिटी को उससे उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आ गया, Q इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम V डैश, तो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम कितना अंदर वाले का 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन ये मल्टीप्लाई तभी आप कर सकते हो, डायरेक्ट तभी कर सकते हो जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू कैसी आ रही है यहाँ पे, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट हियर, और अगर ये कांस्टेंट नहीं होती चार्ज डेंसिटी तो डायरेक्ट निकाल लेते क्या, फिर क्या करना पड़ता है पता ना, कल किए थे ना अपने, क्या करना पड़ता फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। वैसे ये आंसर भी इंटीग्रेशन से आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम हमारा आंसर सीधा सीधा निकलेगा तो हम इंटीग्रेशन क्यों करें, इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट के लिए भी लगा सकते हो और वेरिएबल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो फिर हम इस तरह से नहीं निकाल पाते, फिर जो कल मैंने मेथड बताया था पिछली क्लास का उस मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो सीधा सीधा हो गया। तो अगर ये चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो, है ना, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा अपन, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, वो चार्ज डेंसिटी इज Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यू इंटू
4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कुछ कैंसिल हो गया यहाँ पे, 4/3 पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। सो रिमेंबर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया यहाँ पे, और इसको आप आगे के लिए याद रखो, खासकर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत काम में आएगा ये फार्मूला आगे के लिए। ठीक है, ये फंक्शन बन गया, यहाँ पे देख लो, जो अंदर के स्फीयर पे जो चार्ज है उसका फंक्शन बन गया कि किस तरह से चार्ज वेरी कर रहा है अंदर वाले स्फीयर पे। अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू 0 रख दें तो कितना, स्मॉल आर की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं या कहाँ पे देख रहे हैं, मिडल में एकदम बीच में। मिडिल मतलब सेंटर ना। यस सर। आर की वैल्यू 0 का मतलब आप एकदम सेंटर पे हो, और जैसे जैसे यहां से बढ़ रहे हो क्यू की वैल्यू क्या होते जा रही, बढ़ते जा रही, इस तरह से बढ़ते जा रही। और सबसे ज्यादा पूरा ओवरऑल क्यू, स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर बन जाएगी तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू। क्यू बन जाएगी, मतलब पूरा स्फीयर कवर हो गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो फंक्शन बनाना है क्यू का, वो इस तरह से बनाना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कोई डाउट तो हाँ बोलो। सर जो अपना चार्ज रहता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे रहता है कि पूरे वॉल्यूम के अंदर रहता? नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे रहेगा कि पूरे वॉल्यूम के अंदर रहेगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है। ठीक है, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है तो अंदर भी रह सकता है चार्ज। आपने चार्ज को कहाँ कहाँ रखे हो इस बात पे डिपेंड करेगा, कैसे चुन दी उसके अंदर चार्ज आपने। लेकिन अगर ये कंडक्टर होता तो आप कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कितना भी चार्ज दे दो, पूरा की पूरा चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं रह पाता। एक्सेस चार्ज अंदर रहता लेकिन इक्वल अमाउंट में, प्लस और माइनस। एक्सेस चार्ज जो भी होता कंडक्टर में वो बाहर आ जाता, सरफेस पे रहता। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर में अंदर भी रहता है। कुणाल समझ गया? सर फिर अगर ये वाला एग्जांपल कंडक्टर का होता तो फिर अंडर का चार्ज 0 रहता ना? यस, अगर ये एग्जांपल कंडक्टर के लिए रहता तो फिर 0 होता, फिर हमको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ कंडक्टर वर्ड बोल देते थे। ठीक है, तो फिर कंडक्टर वर्ड अगर बोला जाता तो फिर बस सरफेस पे बस चार्ज रहता। हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पूरा पढ़ने वाले, सेपरेट लेक्चर लगेगा उसके लिए, इसलिए मैं अभी उसको मिक्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया ना? तो रिमेंबर दिस रिजल्ट है ना। अगर मान लो यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता तो फिर कहाँ पे चेंज करते आप? अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज रहता तो कहाँ पे चेंज करते, बताओ? अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू की जगह क्या करते, माइनस क्यू, है ना? प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू ले लेते। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलो ऐसी सिचुएशन ले लें अगर हम, now this is page number 2। देखो पेज नंबर 2 पे मान लो ये पूरा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, ये हो गया इसका सेंटर। माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हो गया इसका सेंटर, एंड दिस इज अ स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है। तो चार्ज डेंसिटी कैसे लिखोगे बेटा, बताओ जरा? चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज माइनस क्यू, सॉरी, चार्ज डेंसिटी इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, बराबर है कैपिटल आर क्यू स्मॉल आर क्यू। ये समझ गए कि नहीं?
यस सर। सर इलेक्ट्रो क्या लिख रहा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं समझा? अरे बोल के बता, क्या नहीं समझा तू? हेलो, चैट में मत बोला करो यार। हेलो, बोल ना, क्या आप नहीं समझा? ये जो अभी पढ़ रहा है ये नहीं समझा कि पूरा चैप्टर ही जा? हाँ, हेलो तनीषा, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं समझ रहा है। क्लास मिस हुई थी क्या तनीषा? क्लास मिस हुई है क्या बेटा आपकी? हेलो तनीषा, अरे बोल के बताओ, क्लास मिस तो नहीं हुई है तनीषा? तनीषा, क्लास मिस हुई है क्या? जवाब दो भाई। क्योंकि टॉपिक की लिंक चलती है, अपन फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं, ऐसा अगर पूरा पढ़ा हुआ है कंटेंट तो ठीक है, अगर चैप्टर में से तो शुरुआत से ही पढ़ना पड़ता हमको, बीच से हमको समझ में नहीं आती फिजिक्स। ठीक है, देखो आगे। तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ये होगी, और अगर मैं यहाँ पे एक अंदर स्फीयर कंसीडर कर लूं, ये तो इसके अंदर कितना चार्ज है ये कैसे निकाल दोगे? इसके अंदर कितना चार्ज है ये वाले पोर्शन पे, दैट इज Q इज इक्वल्स टू, इसके बराबर आएगा चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और हमने सॉल्व कर लिया था, इट इज -Q इंटू स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं? हेलो, ऐसा लिख सकते हैं? आया ना? डायरेक्ट जवाब देना भाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं अपन? हेलो, लिख सकते बेटा ऐसा? सर ये वाला चार्ज अंदर के स्फीयर का है ना? ये वाला? यस सर। हाँ, ये चार्ज हमने जो अंदर स्फीयर इमेजिन किए, इसके अंदर, इस अंदर वाले स्फीयर में कितना चार्ज है वो है, और ये जो -Q है ये पूरे स्फीयर के लिए, अंदर और बाहर सब मिला के। ठीक है, कंप्लीट चार्ज। हर्ष, यस सर। जो -Q है वो पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वाला जो मैंने लिखा हूं Q, ये कहां पर के लिए लिखा हमने? ये अंदर वाले स्फीयर के लिए लिखा, कि अंदर जो मैंने एक छोटा स्फीयर इमेजिन किया है स्मॉल r रेडियस का, यहां पर कितना चार्ज है। ठीक है, सो दिस इज द चार्ज ऑन इनर स्फीयर, जो हमने इमेजिन किए हैं कि भाई अंदर कितना चार्ज हो सकता है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर। अगर मैं मान लो यहाँ पे सेंटर पे एक +Q चार्ज रख दूं, तो थोड़ा आंसर बताना। जैसे ये लिया मैंने सिचुएशन, यहाँ पे सेंटर पे एक +Q चार्ज रखा हुआ है, और बाकी जगह पे आपने -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर? इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है? इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है? हेलो, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर? -Q पूरा बाहर फैला हुआ है, और +Q को मैंने सेंटर पे रख दिया। व्हाट इज द टोटल चार्ज हियर? कितना हो गया? +Q सेंटर पे और -Q पूरा बाहर फैला हुआ है, टोटल चार्ज कितना हो गया? हाँ, 0। यस, 0। तो टोटल चार्ज इज 0, क्योंकि +Q सेंटर पे और -Q बाहर फैला हुआ है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक स्फीयर ये कंसीडर कर लूं स्मॉल r रेडियस का, ये बड़ा स्फीयर है कैपिटल R रेडियस इसकी, तो ये स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है? थोड़ा सोच के बताओ, इसके अंदर कितना चार्ज है? यहाँ पे ये अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है, कैसे निकालोगे? तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू +Q -Q डैश, ऐसा लिख दें। ये Q डैश ले रहा हूं यहाँ पे, +Q -Q डैश, समझ गए कि नहीं? हेलो, +Q -Q सर डैश। और एक बार थोड़ा पीछे से बताना। ठीक है, देख, हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है, उस पे -Q चार्ज पूरा फैला हुआ है, उसके सेंटर पे एक +Q चार्ज और रख दिए। ठीक है ना? हेलो, हाँ सर।
तो इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है? दिस इज ऑन स्फीयर, इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है? 0, क्योंकि प्लस क्यू सेंटर पे और माइनस क्यू पूरा यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, हम यहाँ पे अंदर एक छोटा स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है? तो दिस इज द चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर पे कितना चार्ज है? तो फार्मूला क्या लिख दिया अपन ने? Q माइनस क्यू डैश। ये समझ गए कि नहीं? Q माइनस क्यू डैश क्यों लिखे बता सकते हो? Q तो ये बैठे हुआ सेंटर पे, और इतनी जगह पे कितना चार्ज फैला हुआ अंदर अंदर अंदर, Q डैश माइनस क्यू डैश। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका? Q माइनस क्यू डैश को कैसे लिखोगे? अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देख यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन है, तो ये Q डैश की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, और अगर Q को मैं बाहर निकाल दूं तो इट इज 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कितना बचेगा? ये स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया। तो ये एक फंक्शन बन गया यहाँ पे इस तरह का, ठीक है? तो ये दिस इज चार्ज ऑन स्फीयर आर रेडियस के, आर रेडियस के स्फीयर के चार्ज। तो टोटल चार्ज यहाँ पे अंदर वाले स्फीयर पे टोटल चार्ज का फार्मूला इस तरह से निकल के आ गया आपका, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? सर क्यू डैश को क्या लिखा आपने? क्यू डैश को माइनस क्यू इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू, ये देखिए इधर पे लिख दिया, ये समझ गए? समझ गए कि नहीं? मतलब ये जो छोटा स्फीयर दिख रहा है जहां पे इतना चार्ज है, उसके सेंटर पे एक और चार्ज डाल दे तो फार्मूला यही बनेगा ना, कि नहीं बनेगा? हेलो, समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट इस पे? सर ये सेकंड चार्ज की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम रहेंगी ना सेकंड स्फीयर की? हाँ, सेकंड वाले स्केल में भी वही माना मैंने। अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान लेना कि यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर जब तक क्वेश्चन पे ना बोला जाए तब तक हमको क्या मानना, उसको यूनिफॉर्म मान लेना है, ठीक है? हाँ सर, मतलब अगर प्लस वाला बीच में है तब भी डेंसिटी वही रहेंगी ना? हाँ, प्लस वाला बीच में है तो जो चार्ज डेंसिटी उसको निकालोगे कैसे? देख, अगर प्लस वाला बीच में है तो ओवरऑल जो चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये फंक्शन बन गया ना, चार्ज का जो फंक्शन बन रहा है देख इस तरह का बन रहा है, वेरिएबल आ गया स्मॉल आर, आप स्मॉल आर के हिसाब से यहाँ पे चार्ज की वैल्यू डिसाइड हो रही है, ठीक है? लेकिन सिर्फ नेगेटिव वाला है तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव बन गया तो फिर तो वेरिएबल हो गई ना चार्ज डेंसिटी, कि नहीं हुई? हाँ सर। हाँ, इसलिए मैंने दो पार्ट में तोड़ के बताया यहाँ पे कि ये एक अलग हो गया कहानी। अब अगर मैं सेंटर पे एक और चार्ज यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, इफेक्टिव चार्ज कितना होगा, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ठीक है? समझ गए अब कि नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई। यस सर। समझ गए ना? हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 3, तुम इसको ऐसे भी समझ लो, हम दो अलग अलग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से ले लें। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है और इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज है इस पे, इसकी रेडियस आर के बराबर है मान लो, इस पे जो चार्ज है इट इज कैपिटल Q इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक है? समझ गए ना? ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये फार्मूला ये गिवन हो गया मान लो। अगर हम स्फीयर के सेंटर पे एक प्लस Q चार्ज और डाल दें तो फिर चार्ज का फंक्शन क्या बन जाएगा?
चार्ज का फंक्शन क्या बनेगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और सॉरी ये नेगेटिव के फॉर्म पे है, इफ वी प्लेस प्लस क्यू चार्ज एट सेंटर, अगर मान लो हमने एक प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे डाल दिया ये ऐसा, और बाकी जो नेगेटिव चार्ज है एज सच है, तो अब इसमें जो चार्ज आएगा ये प्लस क्यू आपने सेंटर पे डाल दिया और ये क्यू इधर पे फैला हुआ है, तो अब टोटल चार्ज कितना आएगा इस पे, इट इज प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस ऑफ क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू। समझ गए कि नहीं? हेलो, ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू माइनस क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ जरा, कॉन्सेप्ट समझ गए या नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई। Yes, sir. सिचुएशन एक और बार बताना, क्या बेटा? क्वेश्चन एक और बार बताना। क्वेश्चन ये है मेरा कि पहले से तुम्हारे पास एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है जिसपे चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब के फॉर्म पे चार्ज दिया हुआ है। अगर अपन उस स्फीयर के सेंटर पे एक और प्लस क्यू चार्ज रख दें तो अब स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना होगा? ठीक है? हेलो, यस सर, अभी समझ गए कि नहीं? यस सर, तो क्या किया हमने, दोनों चार्ज को ऐड कर दिए, प्लस क्यू प्लस ऑफ स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू। समझ गए आप कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये क्यों बताया मैंने, ये जो कॉन्सेप्ट लिया ये क्यों बताया, उसका रीजन देखो अभी तो वो जल्दी समझ में आएगा। जो एटम्स होते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल याद है अभी किसी को? रदरफोर्ड, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ रहे हैं वो एटम वाली कॉन्सेप्ट पे आते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए कि ये क्यों बताया सर ने यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए सर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल याद है? केमिस्ट्री में जितना पढ़े थे आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल? सर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कुछ रेट बाउंस हो गई थी, कुछ स्ट्रेट चली गई थी और मैं एक्सपेरिमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के बारे में पूछ रहा हूँ कि उसने अपने मॉडल को कैसे मैंने बोला था कि एक एटम है, उसके अंदर बहुत छोटा न्यूक्लियस है और हाँ। उसके आजू बाजू बहुत सारी फ्री स्पेस है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं और एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है जिसको हाँ। न्यूक्लियस बोला था उसने। हाँ। और जो एटम है वो मतलब मेरे को रेशियो पता है तो 10,000 to 1 लाख टाइम्स छोटा है वो न्यूक्लियस। और हाँ वही। चलो हम एटम के बारे में ही देख लेते, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया हम उसको देख लेते, थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसका समझ लेते। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसपे एक ये स्फीयर हमने इमेजिन कर ली, दिस इज द एटम, और न्यूक्लियस कितना छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा न्यूक्लियस? इस छोटे से पोर्शन में पूरे एटम का प्लस क्यू चार्ज कंसंट्रेटेड है ना, और जितना भी बाकी चार्ज है माइनस वाला वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ऐसा इमेजिन करना। बाकी का जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा बाहर फैला हुआ है माइनस क्यू। दिस इज एन एटम, ठीक है? ये एक एटम हमने इमेजिन किया, प्लस क्यू चार्ज उसके सेंटर पे मतलब न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना, और ये पूरा सराउंडिंग पार्ट हो गया इसका। क्लियर हो गई बेटा बात कि कोई डाउट है? इस एटम की रेडियस आर है, दिस इज एटॉमिक रेडियस सपोज। तो इस एटम के अकॉर्डिंग होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, होल पॉजिटिव charge is concentrated at very small nucleus, है ना, and whole negative charge is distributed uniformly, whole negative charge is distributed uniformly around it,
उसके चारों तरफ पूरा की पूरा जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द अर्ली एटॉमिक मॉडल। उसके बाद में ये आए कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड भी है तो घूम तो रहे हैं ये, हम ये मान लें कि पूरा की पूरा जो नेगेटिव चार्ज है पूरे एटम में बाहर फैला हुआ है, हमने ऐसा अभी इमेजिन कर लिया इसको। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस एटम? टोटल चार्ज कितना होगा एटम में? टोटल चार्ज ऑन एटम बताओ जल्दी से। 0। टोटल चार्ज ऑन एटम इज 0। न्यूक्लियस का प्लस चार्ज और बाकी जो बाहर फैला हुआ जो चार्ज है दोनों का सम किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? और जब हम किसी एटम को लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, जब हम किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इट इज डिनोटेड बाय एक्स जेड ए। ये जेड किसको डिनोट करता है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन को। जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस? सो देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना आएगा? टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज जेड इंटू प्लस ई, या प्लस जेड ई के बराबर आप लिख सकते हो। समझ गए? टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज आइदर प्लस जेड ई। व्हाट इज ई हियर? ई का मतलब समझ गए कि नहीं? ई क्या है? ई की चार्ज। वैल्यू कितनी? हाँ, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन ना, समझ गए कि नहीं? और वन प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के ऊपर। ठीक है, दैट इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। सिमिलरली टोटल चार्ज ऑन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? टोटल चार्ज 1.6 into 10 raised to the power -19 ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज है? न्यूक्लियस पे चार्ज है, किसके कारण है? दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन, है ना? बाकी अब इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज हो गया? दैट इज इक्वल्स टू Q डैश एंड इट इज इक्वल्स टू Z इनटू कितना लिखोगे? माइनस ई या माइनस जेड ई। तो प्लस जेड ई न्यूक्लियस में चार्ज हो गया और माइनस जेड ई चार्ज किस पे हो गया? बाहर सराउंडिंग में हो गया। तो ये बाहर सराउंडिंग में जो चार्ज है ये माइनस जेड ई है, और न्यूक्लियस में कितना चार्ज है? प्लस जेड ई के बराबर चार्ज है। समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, न्यूक्लियस कितना छोटा होता है? यहाँ पर भी मैंने जो डॉट बनाया है थोड़ा बड़ा बना है। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, बिल्कुल पॉइंट आप बना दो और ये बाकी एटम हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा जगह पे आप इसकी रेडियस को नेग्लिजिबल मान लोगे बाकी एटम के कंपैरिजन में। मतलब पूरा की पूरा जो चार्ज है और लगभग लगभग पूरा की पूरा जो मास है 99.9% जो मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है पूरा, और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। हाँ, लेकिन चार्ज सेम है, मास इलेक्ट्रॉन्स के बहुत कम है, लगभग 99.9% ऑफ मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर मैं स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर कर लूं कि भाई वहां पे कितना चार्ज आ रहा है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो। सर ये रिपीट कर सकते क्या? ठीक है, क्या बताया था बेटा मैंने कि एक एटम है, एटम का पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग लगभग 99.9% मास कहां पे कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस पे, सेंटर पे। सेंटर पे, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में इसकी रेडियस नेग्लिजिबल है। और इसको आप कैसा ट्रीट करोगे इस एटम को? इट इज स्फीयर, आप स्फीयर के जैसे ट्रीट कर लो। और हमने ये बोल दिया यहाँ पे कि जो पूरा नेगेटिव चार्ज है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये बाकी के स्पेस पे फैला हुआ है। जो बाकी का जो एटॉमिक स्पेस है ना उस पे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है। एंड टोटल चार्ज कितना हो गया पूरे एटम पे? टोटल चार्ज ऑन एटम कितना हो गया? टोटल चार्ज ऑन एटम दैट इज 0, है ना? टोटल चार्ज ऑन एटम इज 0। क्लियर हो गया इतना? यस सर। ओके, एक्स जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना है? किसके कारण चार्ज है न्यूक्लियस पे? दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन।
न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो प्रोटॉन के कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं है। समझ गए? हेलो? हाँ सर। तो कितने प्रोटॉन है? जेड, और एक प्रोटॉन पे चार्ज ई, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? जेड ई। टोटल चार्ज ऑन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्यू डैश जेड इंटू माइनस ई, मतलब कितना लिख दिया मैंने? माइनस जेड ई लिख दिया। अभी समझ गए? हाँ सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब कहानी पे ट्विस्ट लाते, ये तो हो गया एटम के बारे में, थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते कहानी पे। ले लिए स्क्रीनशॉट? सर Yes, sir. आपने जो लिखे तो वो प्रोटॉन का जो चार्ज है हाँ, वो न्यूक्लियस पे है ना, तो वो एटम पे नहीं रहता क्या? नहीं, एटम पे तो न्यूक्लियस भी आ गया ना एटम के अंदर, तो बाहर तक थोड़ी है। तो मैंने क्या लिखा? टोटल चार्ज ऑन एटम इज जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण भी चार्ज और प्रोटॉन्स के कारण भी चार्ज, ठीक है, या न्यूक्लियस के कारण चार्ज। जैसे सर। समझ गया? हाँ सर। न्यूक्लियस भी तो एटम का पार्ट है ना, ऐसा थोड़ी कि न्यूक्लियस जो है वो एटम से बाहर का पार्ट है। हम एटम बोल रहे हैं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, मैंने प्रोटॉन नहीं बोला, मैंने क्या बोला? एटम। तो एटम में न्यूक्लियस भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है? समझ गए? यस सर। अगर हम ये मान लें कि ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे स्फेरिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना इस पेज का? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? तो अब एक फंक्शन आपको बनाना है यहाँ पे, आर रेडियस। मैं क्या कर ले रहा हूँ यहाँ पे, अगले पेज पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर 5 पे। ये आपको पता चल गया है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। Z इज इक्वल टू प्लस जेड ई के बराबर चार्ज हो गया, सॉरी कैपिटल Q इज इक्वल टू, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है Q दैट इज इक्वल टू माइनस जेड ई। अब अगर मैं मान लो यहां पर एक स्फीयर इस तरह से ले लूं, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इस स्फीयर के अंदर कितना टोटल चार्ज है जरा थोड़ा सोच के बताना। इस स्फीयर के अंदर कितना टोटल चार्ज है, ये कैसे निकालोगे? Q इज इक्वल टू किसके बराबर लिख दोगे फार्मूला? प्लस Q माइनस Q डैश, आया ना? यस सर। अंदर वाले स्फीयर पे अगर आपको चार्ज निकालना तो Q माइनस Q डैश, Q हो गया ये अंदर वाला चार्ज, और Q डैश जो बाहर फैला हुआ है, और बाहर जो चार्ज फैला हुआ है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। Q माइनस Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब, ये चलेगा कि नहीं स्टेप? यस सर। ये स्टेप, इसलिए मैंने इसके पहले वो पूरा कहानी तुम लोगों को बताया ताकि ये डायरेक्ट बताता तो आपको अब सीधे सीधे ये समझ में आ गई, सीधे सीधे लिख दिया। समझ गए कि नहीं? ये फंक्शन यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू जेड ई माइनस जेड ई डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। जेड ई को आप बाहर निकाल दो, 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, दैट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज ऑन एनी स्फीयर इनसाइड द एटम। ये एक फंक्शन बन गया चार्ज का कि अंदर एटम के अंदर कोई एक स्फीयर आप कंसीडर कर रहे हो, उसके अंदर कितना चार्ज है, दैट इज गिवन बाय दिस। अगर आप स्मॉल आर की वैल्यू 0 ले लो तो कहां पे पहुंच जाओगे आप? न्यूक्लियस पे पहुंच जाओगे। तो R टेंड्स टू 0 मतलब आप बना दोगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज हो गया? प्लस जेड ई हो गया। और अगर आप R की वैल्यू कितनी ले लूं मैं? R टेंड्स टू कैपिटल R ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? पूरा आपका एटम बन जाएगा, और एटम के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा? 0 आ जाएगा, आया ना? यस सर। समझ गए? तो ये फंक्शन इस तरह से बना है यहाँ पे चार्ज का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन एटम के लिए इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन लोग। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे अगर R डाले तो 0 कैसे होगा? कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय R क्यूब, कट गए, कितना बचा? 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। हाँ सर। समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए?
आगे बढ़ते पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन ना। तो ये एटम के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, और ये ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ इस चैप्टर पे। जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये सब यूज में आएगा, और एनसीईआरटी पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं गॉस थ्योरम में। और क्योंकि हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने इसको यहीं पे आपको बता दिया, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। काफी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। जब गॉस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे आगे चल के, तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े कल और आज में, ये बहुत यूज में आने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। सर 1 मिनट साइड होना ना, वो स्क्रीनशॉट लेना। हाँ लो, सर हाँ बोलो। उसने कैपिटल आर और स्मॉल आर को एक ही माना है क्या? कहाँ पे? सर आपने बोला ना अभी काट देंगे दोनों को तो बनाएगा। ये पढ़े यहाँ पे, ये स्टेटमेंट का मतलब समझा। r टेंड्स टू 0 अगर मैं कर दूं, r की वैल्यू को 0 बना दे, तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं r की वैल्यू को कैपिटल R बना दूं, स्मॉल r की वैल्यू को बढ़ा के हम कैपिटल R तक कर दें ये पूरा, तो क्या बन जाएगा? ये एटम। हर्ष, यस सर। अगर हम स्मॉल r की वैल्यू को बढ़ा के पूरा कैपिटल R बना दें तो एटम बन जाएगा। तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R वाला टर्म कट गया, 1 बचा, तो 1 - 1 हो गया 0। तो Q की वैल्यू क्या बन गई तुम्हारी? 0 बन गई। तो एटम में कितना चार्ज होता है ओवरऑल? एटम में कितना चार्ज होता है ओवरऑल? 0 होता है ना, न्यूट्रल एटम है तो। यस सर। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? क्या स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। नेक्स्ट है पेज नंबर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑन इट्स एक्सिस। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड ऑन इट्स एक्सिस। बड़ी लंबी चौड़ी हेडिंग हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑन इट्स एक्सिस। याद करो ग्रेविटेशन में भी ऐसा कुछ पॉइंट आया था, तो वहां पर भी एक डेरिवेशन किए थे हमने। तो ये मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ले लिया, और सपोज दिस इज दियर एक्स एक्सिस, और ये यहाँ पे ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। तो एक्सिस पे आपको फाइंड आउट करना है, और ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ऐसा। याद आए ग्रेविटेशन में हमने मास को लेके किए थे, यहाँ पे चार्ज को लेके था। इस पे जो टोटल चार्ज है क्यू है, इसकी लेंथ एल है, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसका वो ए है। तो बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा इसका? इट इज a प्लस एल कॉमा 0, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये a कॉमा 0 रहेगा इस एंड का। तो आपको इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण यहाँ पर कितनी फील्ड बनेगी ये कैलकुलेट करना है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण यहाँ पे इसके ओरिजिन पे कितनी फील्ड बन रही है, कितनी फील्ड जनरेट हो रही है, कैलकुलेशन करना है। समझ गए? यस सर। अब कैसे करोगे? क्योंकि सिंगल चार्ज है क्या, पॉइंट चार्ज है क्या? आपने फार्मूला किसके लिए पढ़ा है? आपने फार्मूला पढ़ा है पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना। फार्मूला किसके लिए पढ़ा हमने? पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। समझ गए? फार्मूला आपने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज है नहीं। तो क्या करोगे? पॉइंट चार्ज मान लोगे। मान लो यहां से x डिस्टेंस पे ये इसकी विड्थ मैंने dx ले लिया, और यहाँ पे जो चार्ज है ये कितना ले लिया मैंने?
कि भाई यहाँ पे जो चार्ज है इट इज डी क्यू, या डी इंटू कैपिटल क्यू लिख सकते हो। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इट इज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, और डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? यस सर। हमने ये पॉइंट चार्ज मान लिया, और पॉइंट चार्ज के लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला आता हमको। पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड का फार्मूला क्या आ जाएगा, फील्ड इस साइड पे आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज गिवन बाय डीई। तो क्या लिखेंगे अपन, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू पॉइंट चार्ज D capital Q is given by DE is equals to K into DQ divided by x square। स्टेप समझ गया बेटा कि नहीं? और DQ की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा इंटू dx divided by x square। What is lambda here? It is linear charge density। ठीक है ना, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q by L। ऑलरेडी पढ़ लिए, उसका डिस्कशन हो चुका है, इसलिए हमने इसको रिपीट नहीं करना। और अब किसी को ये लगता है कि नहीं यार ये फिर कहां से आ गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिंक चलती है। अगर चैप्टर चालू हुआ तो फिर आपको चैप्टर को मिस नहीं करना है। एक लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट है, उसके हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लेक्चर की कौन सी बात कहाँ पे यूज आएगी आगे चल के, ये आप लोग नहीं जानते, पढ़ने के बाद जानोगे, है ना। जब पूरा चैप्टर हो गया तब समझोगे कि हाँ यार हमारे लिए हर एक लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन लेक्चर करना ये बहुत जरूरी है फिजिक्स में, क्योंकि अब ये वापिस आ गई है कहानी फिर से। अब ये लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा इंटू डीएक्स कहाँ से लिख दिए, डी क्यू की वैल्यू ये क्यों ले लिए। तो ये जिसने अगर कल की क्लास नहीं किया तो उसको फिर अभी फिर नहीं समझ में आएगा ये। तो फिजिक्स भाई ऐसा है, मतलब फिजिक्स को अगर आपको समझना तो हर लेक्चर को आपको अटेंड करना पड़ेगा, ये बहुत नेसेसरी है। आप इसमें लापरवाही नहीं कर सकते इसको समझने के लिए कि हाँ आज का लेक्चर नहीं भी किया, कल कर लेंगे तो कल समझ में जाएगा, तो कल भी नहीं आएगा फिर समझ में। बहुत मुश्किल है जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, प्राण ले लेगा फिर ये चैप्टर ऐसे। और फिजिक्स में लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, चीजें घूम फिर के वहीं पे आती हैं। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी पे आ गए, देखो वापस लौट के फिर हम इसके लिए फील्ड निकाल रहे हैं, फार्मूला वही लग रहा है। अब ये फार्मूला कहाँ से आ गया, याद है कि के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्लास जब चालू हो रही थी तब हर्ष ने पूछा था ये कि पॉइंट चार्ज अगर है, मान लो यहाँ कहीं पे पॉइंट चार्ज है, क्यू पॉइंट चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इट इज गिवन बाय क्या होता है बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? यस सर। मैंने कि इसको याद रखना है। अब ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, या ये वाली क्लास अगर किसी की मिस हुई तो आपको फिर तो भगवान ही मालिक है, उसको कैसे समझेगा फिर तो, है ना। तो अपन ना तो ब्रह्मा जी है ना तो अंतर्यामी है कि अपने क्या पढ़े थे पहले, है ना। और ना अपन स्वामी विवेकानंद है कि बुक को तकिया के नीचे रख लिए वो उनकी पढ़ाई हो जाती थी। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा और सिंसियर रहना पड़ेगा, रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन एक बार आप कर लोगे ना तो सबसे आसान सब्जेक्ट यही है, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, बस वही चीजें घूम फिर के चलती रहती पूरे चैप्टर में आसपास। बट उसके पहले आपकी जो बेसिक्स है वो पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक मतलब हर लेक्चर उसका बेसिक ही चलता है। तो डीई ये समझ गए फार्मूला कैसे आ गया, के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला। अब ये मैंने यहाँ पे क्यू की जगह पे डी क्यू क्यों लिखा, बताओ जरा। यहाँ क्यू क्यों नहीं लिखा, डी क्यू क्यों लिखा, थोड़ा सोचो। सर वो छोटे से पार्ट की बात करने के लिए हाँ, क्योंकि डी क्यू एक ही जगह पे नहीं है, क्यू पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे तो हमने जो फार्मूला पढ़ा वो तो हमने किसके लिए पढ़ा, डी क्यू के लिए पढ़ा, छोटे सॉरी एक पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है। ये जो फार्मूला पढ़े हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा। तो ये जो डी क्यू मैंने माना ये पॉइंट साइज का चार्ज मान लिया। डी क्यू मतलब बहुत इनफाइनाइट स्मॉल, डीएक्स डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट स्मॉल, पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। और यहाँ पे आप फील्ड देख रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स, इसलिए लिख दिया। तो ये फार्मूला और इस फार्मूले में सिमिलरिटी आ गई कि नहीं आ गई, देख लो। यस सर। सिमिलरिटी आ गई कि नहीं, बस अब हमारा काम आसान हो गया। अब क्यों आसान हो गया हमारा काम, अच्छा ये बताओ, यहाँ पर के डी क्यू के लिए फील्ड इधर है,
इसके पहले में अगर डी क्यू ले लेता तो यहाँ पे फील्ड किधर आती, पहले वाले डी क्यू पे, इसके पहले अगर डी क्यू लेते सर इसी साइड आती कि अपोजिट हो जाती? सर उसी साइड आती। आते। इसके बाद वाले डी क्यू के लिए फील्ड किधर रहती? सर उसी साइड। उसी साइड रहती। अच्छा, पूरी रॉड में जितने भी डी क्यू हैं सभी के लिए फील्ड कैसी है? सेम डायरेक्शन। यस सर। मैग्नीट्यूड भली अलग अलग हो, किसी का x हो, किसी का x प्लस डी एक्स हो, किसी का x माइनस डी एक्स हो, डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण ये वैल्यू भली बदलेगी लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा किसी का। मतलब सभी फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा? सभी डीई का एक जैसा रहेगा, एक ही तरफ रहेगा, बराबर है? हेलो अरविंद, Yes, बराबर है? सर। इसका मतलब आपका काम आसान हो गया। अगर आड़े तिरछे वेक्टर रहते तो फिर बेटा ऐड करना आसान था क्या? ऐसे आड़े तिरछे वेक्टर रहते तो फिर तो हो गया था काम। नहीं कर पाते ऐड, कर पाते क्या? नो सर। सबसे आसान वेक्टर सम कब होता है? जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे हो, या फिर कुछ वेक्टर अपोजिट हो और कुछ एक डायरेक्शन पे हो। मतलब 180 डिग्री के एंगल पे भी कैलकुलेशन आसान होता है और 0 डिग्री के एंगल पे भी कैलकुलेशन आसान होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट उनका मैग्नीट्यूड ऐड करते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड ऐड करते हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्केलर सम नहीं चलता, यहाँ पे वेक्टर सम चलता है। लेकिन क्योंकि जितने भी डी क्यू यहाँ पे लग रहे हैं उन सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ है, ठीक है ना? सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दोगे। सिंस ऑल डी क्यू ऑफ रॉड फॉर्म फील्ड एट O along सेम डायरेक्शन पे फील्ड बनाएंगे। तो जो नेट फील्ड आप निकाल दोगे, देयरफॉर नेट फील्ड एट O इज गिवन बाय इंटीग्रेशन DE। इसका इंटीग्रेशन कर दो DE का, और इसका इंटीग्रेशन मतलब K इंटू लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और इसमें अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो k और लैम्डा बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 dx हो जाएगा। और x की लिमिट कहां से कहां तक लोगे, बता सकते हो क्या? x की लिमिट कहां से कहां तक आएगी? लिमिट आएगी a से लेकर a प्लस n तक, है ना? और ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी किए थे, याद आया कि नहीं आया? ग्रेविटेशन फील्ड निकालने के लिए बिल्कुल वही आ गया यहाँ पे। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और सेम क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन में भी किया था, दैट इज फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो जो फार्मूला आएगा इसको सॉल्व करने पे, इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इट इज k लैम्डा इंटू l होल डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस l। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। मैं बीच की स्टेप नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पे, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा, समझ गए कि नहीं? फाइनल आंसर इसका क्लियर हो गया? समझ गए? यस सर। लिमिट बताना और एक बार। लिमिट कहां से चालू हो रही? देख, x जो चार्ज है वो कहां से चालू हो रहा है? आपके यहां से चालू हो रहा है ना, ये वाले पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस a दिया हुआ है। तो लिमिट कहां से चालू होगी? a से। कहां तक जाएगी? यहीं तक चार्ज जा रहा है, a प्लस l तक। रॉड की लेंथ l है। ओके, क्लियर हो गया बेटा अभी कि नहीं? हाँ सर। पूरा क्लियर हो गया? समझ गया कॉन्सेप्ट? कैलकुलेशन कैसे किए? हेलो, कैलकुलेशन कैसे किए समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, अब इसमें आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए भी कैलकुलेशन आते हैं जेई वगैरह में। तो एससीबी में परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कैलकुलेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है। मेथड यही रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर आप कैलकुलेशन करते हो ना, ठीक है, तो थोड़ा लिमिट को लेके भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हमको। तो ये जो कुछ, हाँ बोलो। तो अगर रॉड पूरी नेगेटिव चार्ज रहती तो? नेगेटिव चार्ज रहती तो फील्ड का डायरेक्शन किधर आ जाता? टुवर्ड्स द रॉड आ जाता ना, रॉड की तरफ। रॉड के एंड की तरफ आ जाता। अभी रॉड के एंड से दूर की तरफ जा रहा है, ठीक है? हाँ सर। समझ गए? बाकी सब सेम रहता ना?
हाँ बाकी सब सेम रहता है। और अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन करते हैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, यहाँ पर का इंटीग्रेशन को मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस रिजल्ट को, आप लोग उसको निकालना इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये कैसे आया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो मेथड समझ गए कैसे करना है, हाँ या ना? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या बेटा? तो ऑन इट्स एक्सिस था ये, पेज नंबर 7 पे, परपेंडिकुलर टू रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, परपेंडिकुलर टू रॉड एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू रॉड। अब रॉड के परपेंडिकुलर, और ये जो टर्म है ना ये सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए, ठीक है, ओनली फॉर जेई, ओनली फॉर जेई। परपेंडिकुलर टू रॉड का जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है, जरूरत नहीं नीट वालों करने की, ठीक है ना, ओनली फॉर जेई, इसलिए मैंने लिख दिया। तो परपेंडिकुलर टू रॉड का जो कैलकुलेशन है, मैं स्टार्ट बता देता हूँ, आपको सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ग्रेविटेशन के लिए भी तो मेथड इज द सेम हियर, ठीक है। और एससीबी में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे लिया हुआ है, बट अगर हम जेई एडवांस लेवल के लिए अगर जाएंगे तो आप किसी भी पॉइंट को लेके डिराइव करोगे, और अभी अगर पहली रीडिंग में नहीं भी करोगे तो जब आपका इंटीग्रेशन वाला पोर्शन चालू हो जाएगा उस टाइम पे आप कर सकते हो, जगह अभी छोड़ सकते हो यहाँ पे। और किसी ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं डाउट क्लास में तो डिराइव करके बता ही दूंगा, ठीक है, बट मैं यहाँ पे अभी हिंट देके छोड़ देता हूँ। सो दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, और जो रॉड रखी हुई है ये इस तरह से रखी हुई है अलोंग द वाई एक्सिस, एंड दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ये यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, ठीक है। और सपोज दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है जहां पे हमें फील्ड का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इधर से ऊपर तक की जो लेंथ है ये सपोज L1 है, और ये नीचे की जो लेंथ है ये सपोज L2 है इसकी। तो L1 एंड L2 के फॉर्म पे भी आप लिख सकते हो, या फिर ऊपर की लेंथ को A मान लेना और नीचे की जो लेंथ है इसको B मान लेना यहाँ से, ठीक है, और ये वाले डिस्टेंस को आप R ले लेना। तो अब कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो कैलकुलेशन का इनिशियलाइजेशन यही होगा कि यहाँ पे आप y डिस्टेंस पे छोटा सा फिर से चार्ज मानोगे, यहाँ पे कितना चार्ज है dq, एंड dq इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू dy लिखोगे, ठीक है। और जो टोटल लेंथ है रॉड की इट इज इक्वल टू a प्लस बी, टोटल चार्ज q है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज q डिवाइडेड बाय l, या फिर q डिवाइडेड बाय a प्लस b आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद जब आपने dq चार्ज निकाल लिया तो इस पॉइंट पे आपको इस dq चार्ज के कारण फील्ड निकालनी पड़ेगी, और ये फील्ड इधर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू dE, ये एंगल रहेगा यहाँ पे थीटा का, और dE की जो वैल्यू आएगी इट इज गिवन बाय k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ये स्मॉल r है, और स्मॉल r की वैल्यू आएगी अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि दो तीन वेरिएबल मिल रहे हैं आपको, तो dE इज k इंटू लैम्डा dy डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर ये टर्म आ जाएगा। और अब इसको ना रिजॉल्व कर दोगे तो x कंपोनेंट आपको अलग मेजर करना पड़ेगा और y कंपोनेंट अलग मेजर करना पड़ेगा, इट इज dEx, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका dEy। तो जो x कंपोनेंट है इट इज इंटीग्रेशन dEx, इट इज इंटीग्रेशन dE, और dEx मतलब dE cos थीटा, और फिर आपको y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज dEy इंटीग्रेशन dE sin थीटा विद प्रॉपर लिमिट। तो ये आधा हिंट है, अभी इसकी कहानी बहुत दूर तक जाएगी कैलकुलेशन की, तो ये आधा पार्ट है, और मैं इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देखना। पहली रीडिंग में अभी अगर नहीं भी किए चलेगा, बट क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा और
इंटीग्रेशन सीखने की जरूरत है। तो यही है कि अभी अगर आपको नहीं बन रहा है इंटीग्रेशन करते, कोई बात नहीं, आगे जब आपका मैथ्स में ये वाला पोर्शन इंटीग्रेशन का हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से इस इंटीग्रेशन को भी कर सकते हैं। तो खासकर जेई एडवांस लेवल के लिए जब हम सोचते हैं तो फिर इस तरह का इंटीग्रेशन हमको बनने चाहिए, इस तरह से कैलकुलेशन हमको बनने चाहिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो सर Yes, एक्चुअली जो फर्स्ट एग्जांपल है वो उसमें दिया ही है, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया। क्या बेटा? उसने कहीं यूज नहीं किया, मतलब उसमें क्या हुआ कि साइन थीटा वाले जो थे वेक्टर्स वो कैंसिल हो गए और फिर कॉस थीटा था। तो देख उसमें एससीवी में क्या किया उसने ना, मिडिल पॉइंट पे लिया है। तो अगर जब तुम मिडिल पॉइंट पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो फिर साइन थीटा वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन मैंने ये मिडिल पॉइंट नहीं लिया ना, मैंने ऊपर की लेंथ ए लिया, नीचे की लेंथ बी लिया है ना, इसलिए साइन थीटा कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। समझ गए? ठीक है सर, बट ये इंटीग्रेशन वाला नहीं समझा, वो कहाँ, वो क्यों कर? इंटीग्रेशन मतलब जो स्टेप बनाया मैंने डीईएक्स वाली, वही। हाँ, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना उसमें एक्स डायरेक्शन भी आएगा और वाई डायरेक्शन में भी आएगा, और जो नेट फील्ड लिखोगे आप EX I कैप प्लस EY J कैप करके लिखोगे। और ये अभी आधा अधूरा काम है, अभी पूरा इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं है, बस मैंने मेथड बताया कि कैसे करना है आगे का। ठीक है, अच्छा मैंने अभी सिर्फ मेथड बताया, मैंने तो पूरा सॉल्व करके दिया ही नहीं अभी, तो ये सिर्फ मेथड है ये कि ऐसे करना, प्रोसीड ऐसे करना है। ठीक है ना? ओके हाँ, तो आप लोग ट्राई करो, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, मेरे लिए तो आसान काम है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि आप लोग इसको ट्राई करो, भले टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार हम ये इस तरह की प्रॉब्लम भी कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन आप लोग इसको करो, आप लोग ट्राई करो, आप लोग सोचो इसके बारे में, है ना? ठीक है, समझ गए? yes sir. तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है बेटा, Bye sir. ओके बाय।